ऑनलाइन क्लास में मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, मराठा साम्राज्य में नाना फडणवीस का क्या योगदान रहता है। नाना फडणवीस का नाम सुने हो बच्चों। मराठा साम्राज्य में नाना फडणवीस का क्या योगदान रहेगा। अगर नाना फडणवीस के योगदान की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नाना फडणवीस जो पेशवा काल में होते हैं, बाजीराव प्रथम होते हैं, बालाजी विश्वनाथ प्रथम होते हैं, फिर बालाजी आएंगे, फिर बाजीराव आते हैं और तीसरे नंबर के बाजीराव आते हैं। ये तीन मराठा साम्राज्य की राजनीति में नाना फडणवीस ने क्या योगदान किया था। 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और तीसरे युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य में जो चेंजेज आता है, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाना फडणवीस के जन्म से इसकी शुरुआत करते हैं। नाना फडणवीस का जन्म कब होता है, बाद में ये देखा जाएगा। 1772 ईस्वी में माधवराव जो पेशवा होते हैं, माधवराव की मृत्यु के बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा, उसके बाद नाना फडणवीस और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का क्या संबंध होता है। इसके बाद नाना फडणवीस का हैदराबाद के निजाम से क्या संबंध होता है। इसके बाद की घटनाओं को अगर देखा जाए तो नाना फडणवीस का पेशवा के प्रश्न को लेकर विवाद होता है। अगर इसके बाद की घटना को देखा जाए तो तुकोजी होलकर की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस का पेशवा की राजनीति में क्या योगदान रहता है। यहाँ हम नाना फडणवीस के इतिहास को पढ़ रहे हैं बच्चों। नाना फडणवीस एक योग्य मराठा साम्राज्य के नेता होते हैं। नाना फडणवीस का अगर देखा जाए तो 1742 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1742 ईस्वी में इनके पिता जनार्दन कहलाते हैं और इनको बालाजी भी कहा जाता था। बालाजी इनके बचपन का नाम होता है। नाना फडणवीस की पूना दरबार में क्या राजनीति होती है। अगर हम सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो 1772 ईस्वी में पूना दरबार में माधवराव की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ एक पर्सन होते हैं और ये कौन होते हैं, ये राघव होते हैं। राघव का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों। राघव का दूसरा नाम होता है रघुनाथ राव होता है। और मराठा राजनीति में रघुनाथ राव माधवराव के बाद ये स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं। ये रघुनाथ राव कौन है, ये माधवराव के परिवार में ही एक इनके चाचा होते हैं। यहाँ ये स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन मराठा नेताओं में एक नाम उभर कर सामने आता है और ये क्या नाम रहेगा, ये नाना फडणवीस का नाम रहता है। नाना फडणवीस यहाँ पर इन्होंने एक समिति का आयोजन किया था बच्चों। और ये समिति क्या, ये 12 भाइयों की समिति कहलाती है। 12 भाइयों की समिति का एक आयोजन किया गया था कि मराठा राजनीति के अंदर या मराठा शासन के अंदर पेशवा के प्रश्न को लेकर यहाँ पर इस समिति का आयोजन किया गया था कि अब मराठा साम्राज्य में पेशवा कौन बनेगा।
यहाँ पेशवा के प्रश्न पर नाना फडणवीस का क्या मत रहता है और रघुनाथ राव का क्या मत रहता है। पहला मत नाना फडणवीस के अगर मत को देखा जाए तो नाना फडणवीस ने कहा कि माधवराव की विधवा जो है गंगाबाई, गंगाबाई का पुत्र जो अल्पवयस्क था, और ये कौन है, ये माधवराव सेकंड है। नाना फडणवीस का मत यह है, 12 भाइयों की परिषद में नाना फडणवीस ये चाहते हैं कि गंगाबाई का जो बेटा है माधवराव सेकंड, ये माधवराव सेकंड ही अब मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बनेगा। और इधर रघुनाथ राव ये स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। और इस राजनीति से क्या होता है बच्चों, रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाकर नाना फडणवीस ने माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पेशवा किसे बनाया, माधवराव को, माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया था। और पूरा मराठा साम्राज्य को किसने संभाल लिया था, ये संरक्षण कौन करेगा, नाना फडणवीस जो है वो दाहिने हाथ के रूप में इनके साथ रहेंगे। नाना फडणवीस यहाँ रघुनाथ राव नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर ये अंग्रेज़ों के पास में चले जाते हैं। रघुनाथ राव कौन के पास जा रहे हैं बच्चों, ये अब अंग्रेज़ों के पास में चले गए थे। भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो यहाँ ये बंगाल प्रेसिडेंसी है। यहाँ बंगाल में कौन होते हैं, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी आती है। यहाँ बंगाल में कौन सी प्रेसिडेंसी आएगी बच्चों, कोलकाता प्रेसिडेंसी आती है। भारत में कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी, प्रारंभिक समय में यहाँ 3 प्रेसिडेंसी थी। पहले नंबर की मद्रास प्रेसिडेंसी थी, दूसरे नंबर की बम्बई प्रेसिडेंसी थी और तीसरे नंबर पे कोलकाता प्रेसिडेंसी आती है। मराठा राजनीति का जो स्वरूप बदल रहा है यहाँ पे, इस बदलते हुए स्वरूप में हम अगर देखें तो बच्चों यहाँ रघुनाथ राव जो है वो नाराज हो जाता है और नाराज होकर बम्बई प्रेसिडेंसी में चला जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज़ों को जाकर वो कहता है कि वो ये कह रहा है कि हमारे मराठा राजनीति के अंदर नाना फडणवीस का जो हस्तक्षेप हो रहा है, वो 12 भाइयों की एक परिषद का आयोजन करते हैं। और वो 12 भाइयों की परिषद जो होती है बच्चों, वो परिषद ने माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया था। अब पेशवा बनने का तो मेरा समय आया था। रघुनाथ राव जो थे वो अंग्रेज़ों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज़ रघुनाथ राव के साथ मिलकर वो मराठा साम्राज्य पर हमला करते हैं। और एक बार रघुनाथ राव को यहाँ पेशवा बना दिया जाता है, लेकिन जब कोलकाता प्रेसिडेंसी के वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पता चलता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी वालों ने रघुनाथ राव के साथ मिलकर वो स्वयं पेशवा बन गया। नाना फडणवीस ने कोलकाता की जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं उन तक जब ये बात पहुंची तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कहा कि हम इस संधि को, जो ये संधि की है, जो ये समझौता किया, इस समझौते को हम समझौता नहीं मानते। ये जो रघुनाथ राव जो पेशवा बन गया इसको हम पेशवा नहीं मानते। और इस तरह जो मराठा राजनीति में नाना फडणवीस के अंग्रेज जो थे वो प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं बच्चों, शत्रु होते हैं। नाना फडणवीस और अंग्रेज़ों के बीच में क्या चल रहा होता है, नाना फडणवीस और अंग्रेज़ों के बीच प्रारंभिक अवस्था जो रहती है वो किस तरह से रहती है, वो शत्रुतापूर्ण रहती है। अगर हम नाना फडणवीस का मैसूर के साथ संबंध देखा जाए तो नाना फडणवीस का मैसूर के साथ क्या संबंध होता है, मैसूर के साथ नाना फडणवीस की कौन सी राजनीति होती है। मैसूर का नाम सुने हो बच्चों, दक्षिण भारत में
हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का जो स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, जो निरंतर अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे थे, टीपू सुल्तान की तलवार चलती रहती थी और टीपू सुल्तान की तलवार एक जादुई तलवार होती थी बच्चों। यहाँ हम बात कर रहे हैं फडणवीस और मैसूर के संबंध में। तो नाना फडणवीस के समय मैसूर के शासक कौन होते हैं? ये मैसूर के शासक टीपू सुल्तान होते हैं बच्चों। टीपू सुल्तान ने मराठा साम्राज्य के एक प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो मराठा साम्राज्य का वो जो प्रदेश था वो नारगुंद प्रदेश था और नारगुंद प्रदेश पर अधिकार कर लेने के बाद यहाँ जो नाना फडणवीस जो राजनीति को अच्छी तरह से संभाल रहे थे, जो माधवराव सेकंड के अल्पवयस्क होते हुए भी पूरे मराठा साम्राज्य को अपने प्रशासन में कर रखा था, ऐसे नाना फडणवीस को जब ये पता चला कि मराठा साम्राज्य में आज टीपू सुल्तान ने एक जगह पर अधिकार किया है, आने वाले समय में 1 से 2, 3, 4, 5 पूरे मराठा साम्राज्य को नस्ते नाबूद कर देंगे। ये टीपू सुल्तान का जो कर्नाटक में जो मैसूर के जो साम्राज्य है वो अपने साम्राज्य की सीमाओं को ये बढ़ा रहे हैं। मराठा साम्राज्य ऐसे ही थोड़ी ना देखता रहेगा और इस तरह नाना फडणवीस क्या करेंगे, वो टीपू सुल्तान को पराजित करते हैं और टीपू सुल्तान से हरजाना लिया जाता है और जो पहले जो मराठा प्रदेश टीपू सुल्तान ने जीत लिए थे वो सारे मराठा प्रदेश टीपू सुल्तान को पुनः लौटाना पड़ा था। यहाँ हरजाने के रूप में कितना लेते हैं? हरजाने के रूप में 45 लाख रुपया लिया था। कितना लिया था बच्चों? 45 लाख रुपया लिया नाना फडणवीस ने। जो मराठा साम्राज्य के राजकोष में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्था में वो रुपया काम आया था। अगर हम नाना फडणवीस का मैसूर संबंध देखने के बाद निजाम के साथ नाना फडणवीस का क्या योगदान रहता है, ये निजाम कौन थे और नाना फडणवीस का निजाम के साथ क्या योगदान रहा था, उसको यदि देखा जाए तो बाजीराव के समय निजाम जो होते हैं ये स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। निजाम ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। हैदराबाद दक्षिण भारत का जो हैदराबाद होता है वहाँ इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, एक स्वतंत्र राजा बन गए थे। ये जो स्वतंत्र राजा बने हैं बच्चों, ये जो राजा बने हैं इन्होंने जो स्वतंत्रता अपना ली थी, इसी स्वतंत्रता की वजह से नाना फडणवीस जो मराठा साम्राज्य के नेता होते हैं वो यहाँ हैदराबाद में इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और जो है निजाम ने मराठा साम्राज्य पर जो अधिकार किया था, वो जो कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया था, उन्हें पुनः लौटाने का ये कहते हैं नाना फडणवीस। इधर निजाम जो होता है ये नाना फडणवीस को पराजित करने के लिए अंग्रेज़ों की शरण में जाता है और इस समय अंग्रेज़ों का गवर्नर कौन होता है? अंग्रेज़ों का गवर्नर कौन होता है बच्चों? अंग्रेज़ों का गवर्नर होता है सर जॉन शोर होते हैं। सर जॉन शोर ने इस समय भारत में एक नीति अपनाई हुई थी। वो कौन सी नीति होती है बच्चों? और वो जो नीति होती है वो अहस्तक्षेप की नीति होती है। हमें किसी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है।
सर जॉन शॉर यहाँ पे निज़ाम को सहायता देने से मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमने सर जॉन शॉर ने भारत में अहस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी। अहस्तक्षेप का मतलब होता है हमें किसी राज्यों के मामले में टांग नहीं अड़ानी है, हमें किसी के दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। और इसी का फ़ायदा उठाकर नाना फडणवीस ने 1795 ईस्वी में खुर्दा नामक स्थान पर निज़ाम को पराजित किया था और निज़ाम से टैक्स, जो सरदेशमुखी टैक्स होता है, जो मराठा साम्राज्य में लिया जाता है, वो वसूला था। और जो पुराने जिन प्रदेशों पर निज़ाम ने अधिकार कर लिया था वो लौटाने के लिए भी कहा था। और इस तरह अगर देखा जाए तो आगे की अगर हम बात करें तो पेशवा के प्रश्न पर विवाद होता है। ये पेशवा का नाना फडणवीस और पेशवा जो है इन पर जो विवाद होता है वो क्या विवाद होता है, पेशवा के प्रश्न को लेकर कौन कौन सी विचारधाराएं आती है, यहाँ हम नाना फडणवीस की बात कर रहे हैं। नाना फडणवीस है बच्चों, ये नाना फडणवीस है। यहाँ ये पहली धारा है, ये दूसरी धारा है, यहाँ ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर नाना फडणवीस ये चाहते थे कि मराठा साम्राज्य के अंदर जो पेशवा का पद मिले। माधवराव सेकंड की मृत्यु के बाद ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था। माधवराव सेकंड जो थे वो अपने पिता की तरह ही ये 18 वर्षीय समय काल में ये यमलोक को चले जाते हैं। और माधवराव सेकंड के जो संरक्षण के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो नाना फडणवीस थे। अब यहाँ बच्चों प्रश्न उत्पन्न होता है, अब यहाँ जो है वो प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब पेशवा कौन बनेगा, अब पेशवा कौन बनेगा। तो पेशवा कौन बनेगा, नाना फडणवीस ने यहाँ पर चिमणा जी का नाम लिया था कि इनके परिवार में एक चिमणा जी थे, चिमणा जी को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया जाए। और इधर नाना फडणवीस के जो प्रतिद्वंदी है दौलत राव सिंधिया है, दौलत राव सिंधिया जो नाना फडणवीस के प्रतिद्वंदी रहे थे, वो नाना फडणवीस के खिलाफ रहे थे। दौलत राव सिंधिया और नाना फडणवीस में आपस में कभी बहुत कम बनती थी बच्चों, बहुत कम बनती थी, बनती ही नहीं थी। अगर देखा जाए तो नाना फडणवीस और दौलत राव सिंधिया जब दोनों एक दूसरे के सामने होते थे तो उनका मुंह जो था वो पूरा फूल के कुप्पा हो जाता था। क्या हो जाता था? कुप्पा हो जाता था। यहाँ देखिए चिमणा जी दौलत राव सिंधिया बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाना चाहते थे। और बाद में जब सभी लोगों की मंत्रणा हुई और एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और इस मीटिंग के आधार पर बाजीराव जो थे बाजीराव को ही क्या हुआ, पेशवा नियुक्त किया गया था। तो जो अगले पेशवा बने थे माधवराव सेकंड के बाद वो कौन बने थे, वो बाजीराव बने थे। और ये बाजीराव क्या कहलाए थे, ये बाजीराव सेकंड के नाम से ये फेमस हुए थे बच्चों। ये बाजीराव सेकंड हैं। बाजीराव सेकंड के पेशवा बन जाने के बाद दौलत राव सिंधिया और नाना फडणवीस में जो पहले कटुता रहती है वो कटुता में थोड़ा सा वो कटुता कम हो जाती है। यहाँ बाजीराव के संरक्षण के रूप में कौन है, नाना फडणवीस है। अगर हम आगे बढ़कर राजनीति को देखा जाए तो नाना फडणवीस तुकोजी होल्कर का नाम सुने हो बच्चों, कौन है तुकोजी होल्कर। तुकोजी होल्कर उत्तर भारत में भी गए थे, भरतपुर भी गए थे। उत्तर भारत की राजनीति में तुकोजी होल्कर का जो योगदान रहता है वो तुकोजी होल्कर का जो इतिहास हम पढ़ेंगे
और इतना अच्छा इतिहास है बच्चों, जब टॉपिक में आएगा तो मैं इसका डिटेल से आपको बताऊंगा। यहाँ हम नाना फडणवीस की बात कर रहे हैं। नाना फडणवीस नाना फडणवीस के इतिहास में अब परिवर्तन आता है। एक मराठा नेता होते हैं, वो क्या नाम होता है इनका? तुकोजी होलकर नाम होता है इनका। ये तुकोजी होलकर की मृत्यु के बाद सॉरी बच्चों, मराठा राजनीति में परिवर्तन आता है। वो क्या परिवर्तन होता है? जो दौलत राव सिंधिया होते हैं, ये पहला पर्सन कौन है? दौलत राव सिंधिया है। और दूसरे पर्सन कौन है यहाँ पे? नाना फडणवीस हैं। यहाँ दौलत राव सिंधिया बाजीराव सेकंड के साथ मिलकर ये एक षड्यंत्र करते हैं और नाना फडणवीस को 1797 ईस्वी में 1797 में नाना फडणवीस को क्या करेंगे? इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इन पर आरोप लगाए जाते हैं, आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं। बाद में जब पता चलता है बाजीराव सेकंड को कि नाना फडणवीस तो बिल्कुल अपने कर्तव्य पर बिल्कुल सही थे, तो 1798 में इनको जेल से नाना फडणवीस को मुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद निरंतर नाना फडणवीस का स्वास्थ्य जो है वो गिरता जाता है। नाना फडणवीस संभल नहीं पाते हैं। 13 मार्च 1800 ईस्वी को 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस का देहांत हो जाता है। और नाना फडणवीस के बाद जो मराठा साम्राज्य की राजनीति अस्त व्यस्त हो जाती है, यहाँ निरंतर अंग्रेजों का हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है। आज हमारा जो टॉपिक था बच्चों, ये नाना फडणवीस वाला टॉपिक था। हमने नाना फडणवीस का जन्म से लेकर हमने नाना फडणवीस का योगदान जो रहता है मराठा राजनीति में, वो माधवराव के समय नाना फडणवीस की क्या स्थिति रहती है। माधवराव के बाद जो रघुनाथ राव जो राजनीति में बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, ये रघुनाथ राव जो बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, उसकी जो रघुनाथ राव की चाल को इन्होंने सक्सेस नहीं होने दिया था। रघुनाथ राव की चाल को सक्सेस नहीं होने दिया था। रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास में चला गया था। उसके बाद भी नाना फडणवीस अंग्रेजों से बच्चों निरंतर युद्ध करते रहे थे। प्रारंभिक अवस्था में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों से इनकी कटुता थी, लेकिन सालभाई की संधि के बाद नाना फडणवीस की अंग्रेजों से कटुता धीरे धीरे खत्म हो गई थी। सालभाई की संधि के बाद मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों की तरफ से तो एक शांति स्थापित हो गई थी। अगर निजाम के साथ मराठा को देखा जाए तो निजाम के बराबर निजाम को पराजित किया था। अगर टीपू सुल्तान की बात की जाए हैदराबाद मैसूर के अंदर, तो टीपू सुल्तान को पराजित किया। अगर नाना फडणवीस के पेशवा के प्रश्न पे बात की जाए तो भी उन्होंने पूरा जो है अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए चिमना जी को पेशवा बनाने पर बल दिया था। लेकिन कुछ राजनीति में इस तरह से परिवर्तन हो जाता है कि बाजीराव को पेशवा बनाना पड़ा था। बाजीराव को पेशवा बनाने के बाद अंतिम समय में जब ऐसा देखा जा रहा था कि उन पे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। जब जो जेल से रिहा हुए थे, फिर भी उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपने आप को झोंक दिया था। मराठा साम्राज्य के सबसे योग्य जो थे वो नाना फडणवीस थे। मराठा साम्राज्य की राजनीति को जो निरंतर रूप से आगे कार्य करते रहे, साम्राज्य का विस्तार होता रहे, समय समय पर टैक्स आता रहे, इन सब व्यवस्थाओं को चलाने वाले, सब जिम्मेदारियों को निभाने वाले वो नाना फडणवीस थे। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।